हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम अगेन टू क्लियर आईएएस चैनल। माय नेम इज जया एंड आज मैं आपके सामने एक अभी जो रिसेंट चल रहा है बिल्किस बानो केस एंड उसके अंदर जो न्यू नॉर्म्स रेमिशन को लेके आए हैं, मैं वो टॉपिक लेके आई हूँ। बट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो देन प्लीज वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऑल्सो गो चेक आउट क्लियर आईएएस वेबसाइट। वहां पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज सब मिलेगा जो आपकी प्रिपरेशन एकदम ईजी बना देगा। सो गो चेक आउट clearias.com। अब हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बिल्किस बानो केस अभी रिसेंट में इतना सब चल रहा है बिल्किस बानो में। अब बट ये केस हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? इसलिए क्योंकि इसमें एक रेमिशन पॉलिसी आ रही है, रेमिशन आ रहा है। अब ये जो रेमिशन है ना, ये पॉलिटी में आता है एंड पॉलिटी में ये हमारा क्या है, ये जो जुडिशियल पावर है ना प्रेसिडेंट की और जो गवर्नर की, उसके अंदर ये रेमिशन टर्म आता है। इसीलिए हमारे लिए ये एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे रिलेटेड आपके आर्टिकल्स आते हैं, लाइक आर्टिकल 72, आर्टिकल 161। तो ये सारे आर्टिकल्स भी रेमिशन से रिलेटेड आते हैं। इसीलिए ये एक टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया है। ये आ जाएगा प्री में, आप एक क्वेश्चंस इससे, पॉलिटी से, इस टॉपिक से, इस रेमिशन से या प्रेसिडेंट। अब देखो रेमिशन आया तो इसमें प्रेसिडेंट और गवर्नर इन्वॉल्व हो गए, तो अब गवर्नर या प्रेसिडेंट से कोई भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसीलिए ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड ये हमें पढ़ना है। और ये बिल्किस बानो केस क्योंकि हमारे भाई अब चल रहा है इंडिया में, तो हमें वो देखना भी हमारे आसपास क्या चल रहा है। प्लस ये रेमिशन से रिलेटेड है, इसलिए भी बिल्किस बानो केस एक बार देख लेंगे। आपको एक पूरी स्टोरी लाइन भी आपके लिए प्रिपेयर हो जाएगी एंड आपको और समझने में इजी हो जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। ये बिल्किस बानो जी हैं। अब ये हुआ क्या, ये केस क्या, देखो मंडे को क्या हुआ कि 11 कन्विक्ट्स जो थे बिल्किस बानो केस में, 2002 राइट्स में जो हुआ था बिल्किस बानो जी का केस। गुजरात गवर्नमेंट ने क्या किया, जो 11 कन्विक्ट्स थे उनको ये रेमिशन पॉलिसी के अंदर छोड़ दिया, अर्ली रिलीज दे दिया। जो रिलीज थे ये 11 कन्विक्ट्स के, उनको क्या थी, उनको सेंटेंस और उनको लाइफ इम्प्रिजमेंट दी गई थी जस्ट बिकॉज उन्होंने 7 लोगों का पहली बात मर्डर किया एंड 3 वुमेन का उन्होंने गैंग रेप किया। ये गुजरात कम्युनल प्रोग्राम 2002 में, एंड ये एक क्वेश्चनेबल डिसीजन भी हो गया है स्टेट के लिए। लोग स्टेट गुजरात गवर्नमेंट को लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं इसके ऊपर। क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने एक तो ये चीज बोली कि ये तो एक तरीके से इलीगल है, क्योंकि रेमिट आप जो कर रहे हो वो आप यूनियन गवर्नमेंट की कंसल्टेशन के बिना आप कैसे कर दे रहे हो रेमिट। हाँ, आपके अंदर सेक्शन आता है बट एक आपको वो भी करना है, कंसल्ट भी करना है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसमें ये प्री मेच्योर रिलीज नहीं दिया जाता है। एंड अगर आप दे भी रहे हो तो ये एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम होना चाहिए। एंड कोई मतलब गवर्नमेंट के आप अपनी मर्जी से नहीं, अगर लाइफ इम्प्रिजमेंट का केस है तो आप अपनी मर्जी से नहीं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक लीगल स्कीम हो, उसके अंडर प्रॉपर आप चैनल के थ्रू आपको ये रेमिशन पॉलिसी दोगे अगर लाइफ इम्प्रिजमेंट है किसी कन्विक्ट को दिया गया है। दूसरी बात ये बोला गया है कि जब रेमिशन देते हैं, पार्डन देते हैं, कम्यूट करते हैं, तो इन सब में देखते हैं कि आपका नेचर ऑफ क्राइम क्या है। अगर हेनियस क्राइम है तो नहीं दिया जाता है एक तरीके से। और इसमें ये है कि कन्विक्ट जो है वो रेप किया है, उन्होंने गैंग रेप किया है, 3 वुमेन का मर्डर किया है, 3 ईयर ओल्ड एंड 6 अदर्स, एंड मतलब 7 लोगों का मर्डर, 3 साल की बच्ची का मर्डर किया गया है। वही बोला गया है कि आप क्राइम का नेचर भी तो देखो, नेचर ऑफ द क्राइम तो देखो, और ये भी तो देखा जाता है कि आपका ये देखा जाता है कि जो कन्विक्ट्स हैं उनका रिग्रेट वो फील कर रहे हैं कि नहीं, एक्सप्रेशन ऑफ रिग्रेट है कि नहीं है, नेचर ऑफ द क्राइम क्या है, हिनियस है, इतना ज्यादा हिनियस क्राइम है तो आप क्यों दे रहे हो उसको। इसीलिए ये थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर रहे हैं लोग गवर्नमेंट को कि ये रेमिशन पॉलिसी, जो रेमिशन उन्होंने दिया है वो एक तरीके से नहीं सही है, लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब हम देखेंगे केस क्या है। गोधरा में हमें सबको पता है 2002 में हमारे गुजरात में राइट्स हुए थे एंड साबरमती ट्रेन को जला दिया गया था। 59 कार सेवक थे, उनको भी मार दिया गया था, वो ट्रेन में थे, वो मर गए थे क्योंकि ट्रेन पूरी जला दी गई थी। गोधरा हत्याकांड जो हम बोल देते हैं। 27 फेब 2002 में ये हुआ था। अब ये सब वायलेंस चल रहा था, राइट्स चल रहा था, तो उसी बीच में ये 5 मंथ्स प्रेग्नेंट बिल्किस बानो जी उस टाइम 5 महीने प्रेग्नेंट थी। वो अपना रंधिकपुर गांव छोड़कर वो अपनी 3.5 साल की बच्ची और अपनी 15 अदर फैमिली मेंबर्स थे उनके साथ, वो लोग वहां से रंधिकपुर गांव से वो भाग गए।
एंड उन्होंने छपरवार डिस्ट्रिक्ट में क्या करा, रेफ्यूज लिया। बट 3 मार्च को क्या हुआ, उनको 20 से 30 लोगों ने उनके ऊपर अटैक करना चालू किया। मतलब एकदम कुल्हाड़ी लेके आए, डंडे से, स्वाड से, जो मिला उससे उन्होंने अटैक किया। बट उसी अटैक 20-30 लोगों में से 11 एक्यूज, 11 कन्विक्ट भी थे। अब ये क्या हुआ, जो बिल्किस जी थी, उनकी माँ और 3 अदर जो वुमेन थी, उनका ब्रूटली रेप किया गया। एंड उसमें 17 मेंबर्स थे। 17 मेंबर्स में से 17 मेंबर ग्रुप ऑफ मुस्लिम्स थे रंधिकपुर विलेज से, उसमें से 8 तो मर गए एंड 6 मिसिंग थे। सिर्फ बिल्किस, एक और आदमी और उनकी जो 3 साल की जो बेटी थी, वही वो सरवाइव किए। फिर बिल्किस क्या की, बिल्किस को 3 घंटे के बाद एकदम कॉन्शियस, वो शी रिगेन्ड कॉन्शियस, होश में आई। एंड उन्होंने कुछ पास में आदिवासी लोग थे, सो उनसे, आदिवासी औरत से उन्होंने कपड़े बोरो किए और वो लिमखेड़ा पुलिस स्टेशन गई रजिस्टर, अपनी कंप्लेन रजिस्टर कराने के लिए। पर वहां पे क्या हुआ, वहां पे वो हेड कांस्टेबल से मिली। उस हेड कांस्टेबल का नाम था सोमाबाई गोरी। अब सोमाबाई गोरी जो हेड कांस्टेबल थे, उनसे मिली, बट उन्होंने क्या किया, टालम टोली की उनकी कंप्लेंट ढंग से रजिस्टर नहीं करी और तहकीकात भी नहीं करी ढंग से। फिर बिल्किस जी पहुंची पब्लिक हॉस्पिटल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। उसके बाद, मतलब जब वो गोधरा रिलीफ कैंप पहुंची ना, उसके बाद उनको पब्लिक हॉस्पिटल लेके गए। फिर क्या हुआ, उनका केस नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने लिया एंड फिर वो सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सीबीआई को बोला कि आप इन्वेस्टिगेट करो। फिर अब केस में अब तक क्या हुआ, अब हम ये देखेंगे। ये हम देख लिए कि केस क्या था, अब देखते हैं कि केस में क्या हुआ। सो जो एक्यूज थे वो अरेस्ट हुए 2004 में और ट्रायल अहमदाबाद में चालू हो गया। बट बिल्किस, अब उनको, बिल्किस जी को मतलब थ्रेट, उनको जो है वो थ्रेट कॉल्स आने लग गई। तो उन्होंने अपना ये एक्सप्रेस किया कोर्ट को कि जो विटनेस हैं, हम गुजरात में रह रहे हैं, लोग भी गुजरात के हैं, जो कन्विक्ट्स हैं वो भी गुजरात के हैं। सो हमको जो विटनेस है उनको हार्म किया जा सकता है, एविडेंस को टैंपर किया जा सकता है। सो इसीलिए एपेक्स जो कोर्ट थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुंबई में केस ट्रांसफर कर दिया। फिर 21 जनवरी 2008 में जो स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने 11 एक्यूज को क्या किया, लाइफ इम्प्रिजमेंट दे दिया ऑन द चार्ज ऑफ कॉन्स्पायरिंग टू रेप अ प्रेग्नेंट वुमेन, मर्डर, अनलॉफुल असेंबली अंडर द इंडियन पीनल कोड। फिर और जो कोर्ट ने क्या किया, जो 7 अदर एक्यूटेड थे उसमें, उनको लैक ऑफ एविडेंस पे छोड़ दिया। और जो एक एक्यूज था, वो तो जब ट्रायल चालू हुआ, ट्रायल चल रहा था, उसी के दौरान वो मर गया। सो कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने जशवंत भाई नाई, गोविंद भाई नाई, नरेश कुमार मोरदिया मर गए। उन्होंने रेप किया था बिल्किस को। वह शैलेश भट्ट, उन्होंने उनकी बेटी जो थी सलेहा, उसको मारा था बाय स्मैशिंग हर ऑन द ग्राउंड। और भी कन्विक्स थे, जैसे राधे श्याम शाह, विपिन चंद्र जोशी, कैसर भाई बोहानी, प्रदीप बोहानिया, भक्का भाई बोहानिया, राजू भाई सोनी, नीतीश भट्ट, रमेश चंदना एंड हेड कांस्टेबल सोमा भाई गोरी, उनको भी क्या किया, इस गैंग रेप में उनको भी दोषी करार दिया गया। फिर 10 साल के बाद क्या हुआ, ये जो बॉम्बे, मतलब ये जो बॉम्बे हाईकोर्ट था, मई 2017 में उन्होंने लाइफ इम्प्रिजमेंट, उन्होंने कन्विक्ट जो थे लाइफ इम्प्रिजमेंट उनको 11 लोगों को दी। फिर 2019 में जो गुजरात गवर्नमेंट थी, उन्होंने बिल्किस बानो जी को 5 लाख रुपए देने का सोचा, मुआवजा, बट उन्होंने मना कर दिया। तो फिर बिल्किस बानो जी को, फिर जो एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस जी को 50 लाख रुपए दिया। ठीक है, बोला कि स्टेट गवर्नमेंट 50 लाख रुपए बिल्किस जी को देगी। एंड उन्होंने फिर जो जस्टिस दीपक गुप्ता, संजीव खन्ना एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडियन रंजन गोगोई, उन्होंने ये बोला कि भाई जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था एंड जो स्टेट है उसको कंपनसेशन देना चाहिए। तो 50 लाख रुपए का बिल्किस जी को कंपनसेशन दिया गया। ये हुआ केस में। अब तक क्या हुआ, अब ये रिलीज क्यों कर दिया गया। सो जो एक कन्विक्ट थे राधेश्याम शाह, वो गए गुजरात हाई कोर्ट के पास और उन्होंने ये बोला कि ये हमको रेमिशन चाहिए। ठीक है, हम जो हमारी सेंटेंस जो चल रही है लाइफ इम्प्रिजमेंट की, हमें रेमिशन चाहिए अंडर सेक्शन 432 एंड 433 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ये मैं आगे आपको बताऊंगी, अभी आप बस सुनो कि क्या हो रहा है। फिर हाई कोर्ट ने ये प्ली डिसमिस कर दी, क्योंकि पहले क्या किया था, पहले वो गुजरात से महाराष्ट्र में कोर्ट वो अब केस शिफ्ट हो गया था। तो हाई कोर्ट ने यही बोला कि ये हम एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नहीं है ये कि वो डिसीजन ले रेमिशन पे। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट महाराष्ट्र है, तो आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास जाओ। उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी एक पिटिशन फाइल की और उन्होंने बोला कि मैं 15 साल से जेल में रह रहा हूँ, 15 साल 4 महीने से मैं जेल में रह रहा हूँ, मैंने कोई रेमिशन नहीं लिया है
एज ऑफ 1 अप्रैल 2022। सो अब मुझे रेमिशन चाहिए। सो एपेक्स कोर्ट ने गुजरात गवर्नमेंट को बोला कि ठीक है भाई, ये इश्यू ऑफ रेमिशन जो है आप उसका देखो क्या हो रहा, क्या डिसीजन लेना चाहिए। एंड उसी के तहत क्या हुआ, गवर्नमेंट जो थी उसने, गुजरात गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई। तो जो कमेटी को हेड कर रहे थे वो थे पंचमहल कलेक्टर सुजल मयात्रा। ठीक, तो उन्होंने ये कमेटी बनाई। फिर वो जो कमेटी थी उन्होंने फ्यू मंथ्स, कुछ महीने पहले ही उन्होंने यूनानिमस डिसीजन लिया और उन्होंने रेमिशन दे दिया सारे 11 कन्विक्ट्स को। और जो रिकमेंडेशन थी वो स्टेट गवर्नमेंट को दी गई एंड उसके बाद फिर मंडे को ये ऑर्डर रिसीव करके और रिलीज कर दिया गया सारे कन्विक्ट्स को। ये जो कमेटी के हेड थे उन्होंने ये चीज बोला। फिर 11 कन्विक्ट्स जो थे बिल्किस बानो केस के, वो मंडे को क्या हुए, वो गोधरा सब जेल से बाहर छूट गए, वो निकल गए। फिर अब लोगों ने डिफेंड किया, जो गुजरात एडिशनल सेक्रेटरी थे, चीफ सेक्रेटरी राजकुमार, उन्होंने यही बोला कि जो कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने गवर्नमेंट को बोला कि आप अर्ली रिलीज ये जो हो रहा है उसके ऊपर आप थोड़ा देखो एंड अंडर द स्टेट्स रेमिशन पॉलिसी, और उसके बाद आपका जो भी डिसीजन होगा वो हम लोग मान लेंगे, उन्होंने ये बोला। एंड फिर जो 11 पर्सन जो थे, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कन्विक्टेड थे बाय स्पेशल कोर्ट मुंबई 2008 में, सो जब वो कन्विक्ट हुए थे तब गुजरात क्या कर रही थी, वो एक रेमिशन पॉलिसी अपना रही थी जो 1992 की थी। ठीक, जब मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा, सो इट डायरेक्टेड, तो उन्होंने भी यही बोला कि जब ये सारा मैटर पहुंचा तो उन्होंने भी यही बोला कि जो भी आप रिलीज करोगे वो आप 1992 पॉलिसी के अंडर ही करोगे, क्योंकि जब ये सारा चल रहा था, ये सारा केस चल रहा था, तो उस टाइम जो पॉलिसी चल रही थी रेमिशन की, 2008 में कन्विक्शन आया, तो उस टाइम जो रेमिशन की पॉलिसी चल रही थी, गुजरात गवर्नमेंट जो अपना रहा था, वो 1992 की पॉलिसी थी। सो गुजरात ने फिर 2014 में, ऑल दो उन्होंने न्यू और रिवाइज रेमिशन पॉलिसी प्रिजनर्स के लिए उन्होंने अडॉप्ट करी थी, ठीक, और उसमें जो अभी ये 2014 की ये रेमिशन पॉलिसी वो अभी चल रही है, उसके अंडर ही सारे कन्विक्शन, सारे रेमिशन हो रहे हैं राइट नाउ। बट वही सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि जब कन्विक्शन, जब जो केस चल रहा था, हमने जो अपना फैसला सुनाया वो 2008 में सुनाया था, एंड उस टाइम जो गुजरात गवर्नमेंट थी वो 1992 की रेमिशन पॉलिसी फॉलो कर रही थी। सो इसीलिए जो अभी दिया जाएगा, जो अभी रेमिशन पॉलिसी होगी, जो अभी रेमिशन दिया जाएगा वो 1992 की पॉलिसी के अंडर ही दिया जाएगा। ठीक, ये बोला, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ये बात। अब अगर न्यू नॉर्म देखते हैं तो क्या आता है, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स थे उन्होंने इश्यू किया कुछ गाइडलाइंस स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज को ऑन द ग्रांट ऑफ स्पेशल रेमिशन टू प्रिजनर्स टू कमेमोरेट द 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करने के लिए, कमेमोरेट करने के लिए स्पेशल रेमिशंस दिया गया प्रिजनर्स को। अब ये आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, तो उसके अंडर ही ये स्पेशल रेमिशन जो है वो ग्रांट किया गया है कुछ कैटेगरी ऑफ प्रिजनर्स को। एंड ये जो प्रिजनर्स होंगे वो 3 फेजेस में रिलीज होंगे। अब रेमिशन अगर देखें तो रेमिशन का मतलब होता है कि आपकी पूरी सजा माफ कर दी गई है। ठीक है, आपकी पूरी सजा क्या हो गई, माफ कर दी गई है। जो ड्यूरेशन मीन्स जो सेंटेंस जो आपको दिया गया था ना, लाइफ इम्प्रिजनमेंट जैसे इस केस में दिया गया है, तो अब आप क्या हो गया, आपको रेमिशन पॉलिसी थी, अब आप पूरी तरीके से छूट गए हो। ठीक है, अब आप एक फ्री मैन हो, नाउ यू कैन लिव योर लाइफ। बट अगर आपने किसी भी का जो रेमिशन का जो कंडीशन है उसको अगर ब्रीच किया तो आपकी रेमिशन भी कैंसिल हो सकती है। तो ये रेमिशन है। रेमिशन मतलब कंप्लीट एंडिंग ऑफ अ सेंटेंस। एक रेड्यूस पॉइंट पे आपकी पूरी सेंटेंस क्या हो गई, पूरी खत्म कर दी गई, आपको पूरी तरीके से छोड़ दिया गया। अब आप जो है लॉ के आईज में क्या हो, आप एक फ्री मैन हो। अब प्रिजनर्स जो एलिजिबल है इस स्पेशल रेमिशन के लिए, सो विमेन एंड ट्रांसजेंडर कन्विक्ट्स जिनकी एज 50 है या 50 से ऊपर है, देन मेल कन्विक्ट्स जिनकी एज 60 या 60 से ऊपर है, देन वो कन्विक्ट्स जिन्होंने अपनी 50% ऑफ टोटल सेंटेंस जो है वो कंप्लीट कर दी है एंड उन्होंने कोई भी जर्नल रेमिशन अर्न नहीं किया, 50% उनकी टोटल सेंटेंस कंप्लीट हो गई। देन फिजिकली चैलेंज या डिसेबल कन्विक्ट्स जो 70% डिसेबिलिटी है जिनको, एंड या उन्होंने 50% अपनी टोटल सेंटेंस पीरियड कंप्लीट कर लिया, तो उनको रेमिशन दे दी जाएगी। फिर टर्मिनली इल्ड कन्विक्टेड पर्सन जो टर्मिनली इल्ड है एंड जिन्होंने अपनी 2/3 मतलब 66% अपनी टोटल सेंटेंस कंप्लीट कर ली है। देन पुअर या इंडिजेंट प्रिजनर्स जिन्होंने अपनी सेंटेंस कंप्लीट कर ली है बट इस जेल में इसलिए हैं क्योंकि वो जो फाइन दिया,
भरा जाता है वो भर नहीं सकते हैं। देन पर्सन जिसने यंग एज में ऑफेंस कमिट किया है 18 से 21 में एंड उनका कोई भी क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट या केस मतलब उनके विद नो अदर कोई और क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट या केस उनके अगर अगेंस्ट नहीं है और उन्होंने अगर 50% अपना सेंटेंस वाला जो पीरियड है वो कंप्लीट कर लिया है तो उनको भी रेमिशन मिल जाएगा। और अब कौन से प्रिजनर्स एक्सक्लूडेड है, तो एक्सक्लूडेड में जैसे कि जिनको डेथ सेंटेंस है, यहाँ पे जहाँ पे डेथ सेंटेंस जो है कम्यूट हो गया है टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, या पर्सन जो है वो किसी ऐसे ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया गया है जिसमें पनिशमेंट ऑफ डेथ जो है वो स्पेसिफाइड है, वो लोग रिहा नहीं हो सकते रेमिशन पॉलिसी पे। ठीक है, उसके बाद क्या है, कन्विक्ट्स जो इन्वॉल्व है टेररिस्ट एक्टिविटीज में या पर्सन कन्विक्टेड अंडर टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव प्रिवेंशन एक्ट 1985, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट 2002, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, एक्सप्लोजिव एक्ट 1908, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1982, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 एंड एंटी हाईजैकिंग एक्ट 2016। अगर इसके अंडर कोई आ रहा है तो वो भी रिलीज नहीं होगा। देन अगर किसी ने डाउरी डेथ में, काउंटरफीटिंग करेंसी नोट्स या ऑफेंस ऑफ रेप एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग या ऑफेंस अंडर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस पॉस्को एक्ट 2002, इमॉर्टल ट्रैफिकिंग एक्ट 1956, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, अगर इसके अगेंस्ट किया जा रहा है तो वो भी क्या होगी, वो एक्सक्लूड है इस स्कीम से। तो ये कुछ ये हमारे हो गए कि स्पेशल रेमिशन किसको दिया जाएगा, और ये मैंने आपको बता दिया कौन एक्सक्लूडेड है इन सारी स्कीम से। अब एक आया था कि रेमिशन पॉलिसी जो थी, जो आया है, ठीक है, तो उसमें केस आया था लक्ष्मण नस्कर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002। तो उसमें ये था कि ग्राउंड्स ऑन विच रेमिशन इज कंसीडर्ड, तो उसमें था कि अगर जो ऑफेंस है, ठीक है, वेदर द ऑफेंस is an individual act of crime without affecting the society at large, अगर जो ऑफेंस हो रहा है वो एक इंडिविजुअल को ही कर रहा है, कोई सोसाइटी को इतना इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो आप उसमें रेमिशन दे दो। या फिर एक फ्यूचर अगर जो क्राइम हो रहा है कि मतलब ये बोला गया है कि अगर वो फ्यूचर रिकरेंस अगर हो रहा है उसका, उस क्राइम का अगर वो इंसान दोबारा कर रहा है तो आप उसमें नहीं दोगे। अगर उसने जो कन्विक्ट है उसने उस अब क्राइम करने की वो पोटेंशियल जो है वही उसके अंदर खत्म हो गई है तो आप दे दो। ठीक है, अगर कोई फ्रूटफुल पर्पस है फॉर कन्फाइनिंग दिस कन्विक्ट, सो वो हो गया, या सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस कन्विक्ट फैमिली की, इस सब बेसिस पे ये लक्ष्मण नस्कार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आया था, जिसपे ये हमारे कुछ 5 ग्राउंड्स थे जिसमें रेमिशन कंसीडर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक और ये भी बोला है कि स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस महेंद्र सिंह 2007 केस हुआ था, उसमें भी बोला कि इवन दो जो कन्विक्ट्स हैं उनके पास कोई फंडामेंटल राइट तो नहीं है रेमिशन का, बट स्टेट जो है वो अपना एग्जीक्यूटिव पावर एक्सरसाइज करके वो रेमिशन दे सकती है, बट वो कुछ रेलिवेंट फैक्टर्स ध्यान में रखेगी। रेलिवेंट फैक्टर्स में यही ध्यान में रखा जाता है कि जब कोई कन्विक्ट जो जेल में है ना, तो उसका वो जेल में व्यवहार कैसा है, बिहेवियर कैसा है, जेल में वो कैसा व्यवहार कर रहा है वो देखा जाता है। ठीक, उसका पूरा। और ये होता है कि कन्विक्ट्स जो रेमिशन पॉलिसी तभी होती है जब आप जो लाइफ सेंटेंस अगर दिया गया है, सो इधर या तो वो अपना मिनिमम 14 ईयर्स कंप्लीट कर ले लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, लाइफ सेंटेंस में, तो उसको रेमिशन दे दिया जाता है, ये होता है। फिर जो रेमिशन पॉलिसी हम लोग 1992 की बात कर रहे हैं ना, गुजरात की, उसमें ये बोला गया है कि जो प्रिजनर है वो रेमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस दैट जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है वो एक आर्बिटरी है या नोशनल फिगर है उसका 20 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट का। इसके बेसिस पे रेमिशन पॉलिसी जो है गुजरात गवर्नमेंट की आई थी। तो ये हमारा रेमिशन पॉलिसी हो गया। अब नेक्स्ट अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखेंगे तो इसमें अंडर आर्टिकल 72 और 161 जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास क्या है, जुडिशियल पावर है कि वो पार्डन या वो सस्पेंड या रेमिट या कम्यूट कर सकता है किसी भी इंसान, किसी भी कन्विक्ट के सेंटेंस को। बट अगर हम प्रेसिडेंट की पावर देखें तो प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर ज्यादा है, वाइड है दैन दी पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर। कैसे गवर्नर की और प्रेसिडेंट की डिफरेंट है, बिकॉज अगर डेथ सेंटेंस है तो सिर्फ प्रेसिडेंट के पास ही पावर है कि वो पार्डन कर सके उस डेथ सेंटेंस को। गवर्नर क्या कर सकते हैं, गवर्नर के पास कोई पावर नहीं है कि वो डेथ सेंटेंस को पार्डन करे। अच्छा, ये पार्डन, कम्यूट, सस्पेंड, इसका मतलब क्या होता है ये तो देख लें। पार्डन जैसे होता है कि हमने रिमूव कर दिया सेंटेंस एंड द कन्विक्शन एंड कंप्लीटली एब्सॉल्व कर दिया कन्विक्ट को फ्रॉम ऑल दी सेंटेंसेस, पनिशमेंट एंड डिस्क्वालिफिकेशन।
सो जो इस केस में जैसे जो डेथ सेंटेंस में जो पार्डन की अथॉरिटी है वो सिर्फ प्रेसिडेंट दे सकता है, वो गवर्नर नहीं दे सकते हैं। और फिर एक और चीज आती है कि जो प्रेसिडेंट है ना, वो पार्डन वो माफ कर देगा, या रिप्राइव, रिप्राइव होता है कि आपने स्टे लगा दिया है एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस पे, स्पेशली जब डेथ सेंटेंस का आते हैं तो आपने स्टे लगा दिया है एक टेम्परेरी पीरियड के लिए, तो वो हो गया। फिर रिस्पाइट हो गया कि किसी भी लेसर सेंटेंस दे दिया गया इन प्लेस ऑफ ओरिजिनली अवॉर्डेड, क्योंकि स्पेशल फैक्ट या स्पेशल सर्कमस्टांसेस जैसे कि फिजिकल डिसेबिलिटी हो गई कन्विक्ट की, या फिर प्रेगनेंसी ऑफ अ वुमेन ऑफेंडर, तो उस केस में रेस्पाइट होता है। फिर रेमिशन तो बता दिया। फिर कम्यूटेशन में क्या होता है कि आपने सब्सटीट्यूट कर दिया एक फॉर्म ऑफ पनिशमेंट को लाइटर से, जैसे कि डेथ सेंटेंस को आपने रिगरस इम्प्रिजमेंट दे दिया। सो अब कोर्ट मार्शल जो होता है ना, मतलब मिलिट्री कोर्ट में क्या होता है, अगर जो प्रेसिडेंट है सिर्फ वही वो पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रेमिशन या कम्यूटेशन दे सकता है अगर पनिशमेंट या सेंटेंस कोर्ट मार्शल के थ्रू हो। गवर्नर के पास एज सच कोई पावर नहीं होती है, तो इसीलिए बोला गया है कि जो प्रेसिडेंट की पावर है, पार्डनिंग पावर है, वो गवर्नर की पावर से ज्यादा है। अब एक आता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर जो रेमिशन जो दिया जाता है प्रिजन सेंटेंस, विच मीन्स द होल और पार्ट ऑफ द सेंटेंस में बी कैंसल्ड। ये होता है क्रिमिनल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर, ये बात है, ठीक है। सो उसमें सेक्शन 432 के अंदर क्या है कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी वो या तो सस्पेंड कर सकती है या रेमिट कर सकती है किसी भी सेंटेंस को इन अ होल या फिर एक पार्ट में, विद और विदाउट दी कंडीशन। ये हमारे स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या होता है, पावर होती है। और सेक्शन 433 क्या होता है कि अगर जैसे कि कम्यूट कर दिया गया है, कम्यूट मैंने बताया था कि जैसे अगर अगर डेथ सेंटेंस दी गई है तो उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट में चेंज कर देंगे, ये सेक्शन 433 के अंडर होता है। सो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है, ये सेक्शन 432 और 433 के अंडर ही क्या किया गया है, उसको रेमिट किया गया है, उनको क्या कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है सेक्शन 432 के अंडर। जो स्टेट गवर्नमेंट है गुजरात की, उन्होंने जो 11 कन्विक्ट्स थे उनको छोड़ा है। तो ये उनकी स्टैचुरी पावर ऑफ रेमिशन जो है, ये गवर्नमेंट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है, ये हो गई। फिर जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है ताकि वो रिलीज कर सके प्रिजनर को बिफोर द कंप्लीशन ऑफ देयर प्रिजन टर्म्स। एंड बट जब स्टेट गवर्नमेंट करते हैं तो उनको बहुत सारे फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ता है कि जेल में उनका परफॉर्मेंस कैसा था, देन नेचर ऑफ क्राइम भी देखा जाता है, उसके बाद फिर वो देखा जाता है कि वो रिग्रेट कर रहे हैं अपने क्राइम पे कि नहीं कर रहे हैं। एंड जो प्रिजनर्स होते हैं वो ऑफन रिलीज होते हैं ऑन द बर्थ एंड डेथ एनिवर्सरी ऑफ प्रोमिनेंट लीडर्स या अदर इंपॉर्टेंट ओकेजन। और इस केस में 75th हमारा इंडिपेंडेंस डे था, इसीलिए ये रेमिशन दिया गया था। ओके, सो दिस इज ऑल, थैंक यू सो मच फॉर टुडे एंड आई होप आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक। अगर आपको कोई भी डाउट हो देन प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो।